हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक न्यू सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका चैप्टर फर्स्ट आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमिक कहाँ स्टैंड करती थी, इंडियन इकोनॉमिक का क्या हालत था और क्या क्या इंडियन इकोनॉमी को फेस करना पड़ा, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल रूल की। कॉलोनियल रूल क्या होता है? इसमें बेसिकली आप सिंपली जानिए कि दो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। दो कंट्री होती है, इसमें से एक कंट्री क्या होती है? रूरल कंट्री होती है, ठीक है। शासक कंट्री होती है एक, और सेकंड होती है कॉलोनी, ठीक है। सेकंड कंट्री कॉलोनी होती है। जो रूरल कंट्री होती है वो कॉलोनी के लिए क्या करती है? पॉलिसीज़ और रूल्स बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है। जो रूरल है वो कॉलोनी के लिए क्या करेगी? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएगी और वही पॉलिसीज़ उस कंट्री में क्या होगी? इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये शासक कंट्री ही उसका उसमें कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सारे लोगों को उस कॉलोनी के कंट्री के लोगों को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इट रेफर टू सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर कंट्री इज द कॉलोनी। एक कंट्री रूलर है और दूसरी कॉलोनी है। द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। और जो रूलर कंट्री होगी वो क्या होगी? इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करेगी किसकी? कॉलोनी कंट्री की। इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टे अराउंड 200 ईयर्स। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 200 सालों के लिए क्या हुआ था? इंडिया में कॉलोनियल रूल एग्जिस्ट किया था, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड किया था। जो कि आपका टाइम पीरियड कब से है? 1757 से लेकर 1947 तक में क्या था? कॉलोनियल रूल इंडिया को झेलना पड़ा था। अंडर विच द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द इंडियन कंट्री एंड फॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या किए थे? इंडियन कंट्री यानी हम लोगों को एक्सप्लॉइट किए थे और वहाँ पे अपनी कंट्री में क्या किए थे? इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री में अपने से बना के खुद की बनाई हुई पॉलिसीज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। ये था आपका कॉलोनियल रूल। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे चीज़ें वर्क बहुत स्लो करती हैं, ठीक है। एक लेज़ी इन्वायरमेंट होता है, लोग डेवलपमेंट बहुत कह सकते हैं आप धीमी गति से होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, वो होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी रेफर टू द इकोनॉमी विच इज़ स्टक और वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जो अपने डेवलपमेंट के पाथ में क्या होती है? या तो स्टक हो जाती है या तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है डेवलपमेंट के पाथ पे, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। अगर हम कॉलोनियल रूल की बात ना करें कि जब कॉलोनियल रूल नहीं था, ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, क्या हमारी इकोनॉमी थी, कहाँ स्टैंड करती थी? तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो क्या था? मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। रोजगार का मेन सोर्स था और लिवलीहुड का यानी कि जीवन यापन करने का मेन सोर्स था फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों के लिए। अराउंड 85% ऑफ इकोनॉमी डिराइव देयर लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% तक आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी बिफोर कॉलोनियल रूल, ठीक है। द फार्मर्स रेज्ड ओनली दोज क्रॉप्स विच ही नीडेड फॉर हिज ओन यूज एंड शेयर्ड द same with the village artisan who supplied him with simple manufacture that he needed for his domestic consumption। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स थे, सपोज़ कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी ने राइस ग्रो की हुई है, किसी ने वीट ग्रो की हुई है, ठीक है। तो आपस में वो लोग क्या कर लेते थे? एक्सचेंज कर लेते थे, एक दूसरे से क्या कर लेते थे? बार्टर सिस्टम होता था कि जिसको जिस चीज़ की नीड होती थी वो आपस में वो चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। सपोज़ मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए क्या करते हैं? ये राइस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और ये वीट, ठीक है। और इनको क्या है? मिस्टर बी को राइस की नीड होगी, ठीक है। इनको राइस की नीड होगी और इनको वीट की नीड होगी जब,
तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ये इनको वीट दे देंगे और ये इनको राइस दे देंगे। तो यही होता था कि लोग अपने जो वहाँ पे विलेजर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे, एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस कर लिया करते थे ऐसे ही। इंडिया वॉज अ फेमस फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, हमारा इंडिया मेनली पहले किस लिए फेमस था, हैंडक्राफ्ट चीज़ों के लिए, यानी कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं उसके लिए फेमस था। हमारे यहाँ देखिए कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बट पहले ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। लोग पहले हमारे यहाँ मशीन मेड कपड़े नहीं पहने करते थे, जो हाथ से बनाए जाते थे, हाथ से सिले जाते थे, वही कपड़े पहनते थे। तो अपना इंडिया हैंडक्राफ्ट चीज़ों के लिए क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया वॉज अ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। जो हमारा इंडिया था उस टाइम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, जिसका मोदी जी आज कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनो। तो हम लोग को जो चाइना से हम लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखिए चाइना से आती हैं। हमारे यहाँ सुई तक रहता है वो भी चाइना का रहता है, बच्चों का खिलौना रहता है वो भी चाइना का रहता है। तो हम लोग क्या है, अब हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या हो गए हैं, फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड हो गए हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, यानी आत्मनिर्भर थे। हम लोगों को किसी और कंट्री पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी, ना हम लोग निर्भर थे। तो हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। प्रॉस्परस इकोनॉमी, एक समृद्ध इकोनॉमी, जिसे हम कह सकते हैं खुशहाल इकोनॉमी हम लोगों की उस टाइम हुआ करती थी, जब कॉलोनियल रूल या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश लोग नहीं आए थे तब। इट वॉज अ रेफरेंस टू वेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। और हम इसलिए कह सकते हैं क्या है कि उस टाइम हमारा जो वेल्थ था, यानी जो हमारी संपदा थी, आप कह सकते हैं धरोहर थी, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारा इकोनॉमिक बहुत प्रॉस्परस था। इस हम लोग को इंडिया को पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो पहले एक्चुअल में ऐसा हमारा इंडिया हुआ करता था। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एज फॉलो। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसके पहले क्या हालत थी हमारे यहाँ इंडिया में। तो ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था। ज़मींदारी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लैंड टेन्योर सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो अपने यहाँ लोगों को काम करने के लिए रखते थे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मज़दूर आते थे, वो ज़मींदार के खेतों में काम करते थे और ज़मींदार उन्हें पे किया करते थे। तो ये ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर टू ज़मींदार। और यहाँ पे ज़मींदार जो होते थे वो क्या बोलते थे, फार्मर्स को पैसा दिया करते थे, एज अ उधार आप कह सकते हैं दिया करते थे। अगर वो नहीं पे कर पाते थे तो उनकी ज़मीनें भी वो रख लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम में क्या हुआ, जो फार्मर्स के राइट थे, लैंड की ओनरशिप थी, वो क्या हुआ, ज़मींदार को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। दैट इज़ ज़मींदार वेयर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट द रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, और यहाँ पे ज़मींदार कौन था, यहाँ पे आप ज़मींदार को हेड की तरह आप समझ सकते हैं, जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। किससे, फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान लेता था। आप लगान मूवी देखेंगे ना, उसमें कहता होगा हम दुगुना लगान लेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ज़मींदार क्या करते थे, किसानों से लगान लिया करते थे। जो उनकी क्रॉप्स होती थी, जो फसल होती थी, जिसको वो सेल करके रिवेन्यू जनरेट करते थे, उस रिवेन्यू पे वो क्या करते थे, टैक्सेस लगाते थे, लगान लेते थे। एंड डिपॉजिट इट टू कॉलोनियल गवर्नमेंट। और वो पैसे लेके क्या करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। The zamindars collect lagan from the farmers regardless to the economic condition of the
कल्टीवेटर्स, और उनको ही बिल्कुल चिंता नहीं थी कि फार्मर्स की क्या कंडीशन है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं खेतों में उनकी क्या कंडीशंस है उसको, और हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इन सब की बिल्कुल चिंता नहीं हुआ करती थी। ज़मींदार सिर्फ कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसके लिए काम करते थे। द जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट took no initiative to improve the strengthen the condition of agriculture। और ना कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भी कोई स्टेप नहीं लिया कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्टेप्स लिया जा सके। वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो क्या कर रहे थे, वो लोग एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। जो फार्मर्स थे, जो गरीब लोग थे, उनको क्या कर रहे थे, वो लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, एक ज़मींदार था जिसने फार्मर्स से क्या किया था, उनके लैंड की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली थी, और उनके लैंड पे जो फार्मर्स काम कर रहे थे और जो क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करके सेल करते थे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रही थी उस पर वो लगान लगाते थे, यानी कि टैक्सेस लगाते थे बहुत ज़्यादा, और वो टैक्सेस कलेक्ट करके ज़मींदार क्या करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, तो यहाँ ज़मींदार क्या कर रहे हैं, यहाँ ज़मींदार फार्मर से लगान कलेक्ट करके कॉलोनियल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते थे, और उन्होंने कोई ऐसा नेसेसरी या फिर आप कह सकते हैं कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया जिससे कि, या इनोवेटिव इनिशिएट नहीं किया जिससे फार्मर्स की कंडीशंस अच्छी हो सके, हमारा एग्रीकल्चर और ग्रो कर सके। वो एक्सप्लॉइट करने का काम ही कर रहे थे। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब इसमें क्या है, इट रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल रेदर देन सेल्फ कंजप्शन। अब यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किया ये काम कि अब हम कंजप्शन के लिए कम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, सेल करने के लिए ज़्यादा करेंगे, यानी कि खुद के यूज़ के लिए चीज़ों को प्रोडक्ट्स जो क्रॉप्स थे, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बनाना कम करके लोगों को सेल करने के लिए वहाँ पे क्या हुए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा। फार्मर्स वॉज गिवन हाई प्राइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है, लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, उन जो फार्मर्स थे उनको कैश प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कैश क्रॉप्स के लिए, जो कि कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सारे प्रोडक्ट्स थे, तो इनके लिए उनको हाई प्राइस दी जाने लगी। तो जहाँ पे उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकेगी, उनकी डे टू डे की जो नीड है वो पूरी हो सकेगी, लोग वही चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। तो यहाँ पे उनको लालच दिया गया कि हाई प्राइस का आप कैश क्रॉप्स क्या करिए, ग्रो करिए, और हम आपको क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, सो दैट दे कैन यूज़ देम एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, ताकि वो उसे क्या कर सकें, वो उनको ये सारे प्रोडक्ट्स किस लिए चाहिए थे, ताकि वो एज अ उसे रॉ मटेरियल यूज़ कर सकें फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। हाई लेवल ऑफ प्राइस फोर्स टू फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स रेदर देन फूड क्रॉप्स, और यहाँ पे फार्मर्स को फोर्स किया जाने लगा कि वो कैश क्रॉप्स ही प्रोड्यूस करें रेदर देन फूड क्रॉप्स, खाने वाली चीज़ों की जगह रॉ मटेरियल जिससे बन सके ऐसे वो प्रोडक्ट्स को, क्या ऐसे क्रॉप्स को क्या करने लगे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने लगे, वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करवाने लगे, ठीक है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ पे क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी रेफर टू द आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो किससे रेफर करती है, आउटपुट पर हेक्टर ऑफ अ लैंड। जो हमारे एक हेक्टेयर पे क्या होता है, लैंड पे आउटपुट निकल के आता है, यानी कि उससे जो हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है, एक हेक्टेयर ज़मीन है, उससे हमें कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उससे कितनी चीज़ें कह सकते हैं आप ग्रो कर रहे हैं, वो क्या होता है, कितना आउटपुट आ रहा है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज वेरी लो, और जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम हमारा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम हो गई थी। और रीज़न इसके पीछे क्या था, इसके पीछे रीज़न था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी क्या होती है, यानी कि सिंचाई की जो तरीके थे उसमें बहुत कमी थी, अच्छी प्रॉपर सिंचाई नहीं मिल पाती थी, यानी कि जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनको पानी नहीं दिया जा
पा रहा था, ठीक है, उनको अच्छे से सींचा नहीं जा पा रहा था। इस वजह से क्या था, अच्छे से उनकी जो लैंड्स थी उनकी फर्टिलिटी नहीं हो पाती थी, वो अच्छे से उपज नहीं कर पाते थे और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते थे, और लैंड की क्या हुई, धीरे धीरे क्वालिटी कम होती गई। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और उस टाइम इतने टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थे, फार्मर्स अपने से काम करते थे, या तो बैल रहते थे उनसे काम किया जाता था, और जो हम ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है वर्क करने की, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या किया, वो डिक्लाइन करने लगा। नेग्लिजेबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना नेगलेक्ट किया जाने लगा, ठीक है। तो ये सब रीजंस थे जिस वजह से क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो कम होने लगी, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से खेतों में पानी नहीं दे पाते थे, और क्या था, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी उस टाइम हमारे पास, और हम लोग फर्टिलाइज़र्स भी नहीं थे अच्छे से, हम लोग क्या कि उस टाइम खेतों की अपनी देखभाल नहीं कर पाते थे। और जो मेनली हमारा एग्रीकल्चर था उस टाइम क्या होता था कि अगर बारिश होगी तो ही हमारे खेतों में पानी आएगा। मेनली जो क्रॉप्स थे उनकी अगर वो अच्छे से सक्सेसफुली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, किस पे डिपेंड करता था, रेन वाटर पे, ठीक है। तो वहाँ पे बारिश की पानी पे ही पूरे फसल क्या करती थी, डिपेंड करती थी। आप कई पहली वाली फिल्में अगर देखेंगे जो बनाई जाती थी उसमें ऐसा दिखाता था कि इस साल बारिश नहीं हुई तो फसलें बेकार हो गई हैं। तो वो किस लिए, क्योंकि उन लोग पूरी तरह से रेन वाटर पे ही डिपेंड रहते थे, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें क्या है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वॉज रेनफॉल, ठीक है। जो मेन आप कह सकते हैं इरिगेशन का सिस्टम था या फिर सोर्स था वो क्या था, रेनफॉल था। जो मैंने अभी बताया आपको कि सिर्फ वर्षा के पानी से ही क्या हो सकता है, खेत की अच्छी सिंचाई हो सकती है। विच रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि बहुत ही अनसर्टेन है कि कब ज़्यादा बारिश हो जाए, कब कम बारिश हो। तो अच्छी बारिश पे ही क्या करती थी, फसलें डिपेंड करती थी। दैट इज़ गुड रेनफॉल implied good output, whereas poor rainfall will result in low level of output। अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छे आउटपुट आएंगे, अच्छे गुड्स आएंगे। अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो जो आउटपुट है वो लो लेवल का होगा, बेकार होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन करने लगी। जो मतलब ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लगे, वो अपनी गुड्स पे मतलब जो वो फॉरेन से मंगाते थे, ठीक है, ब्रिटिश से जो इंडिया में गुड्स मंगाते थे उस पे वो क्या करते थे, जो इम्पोर्टेड गुड्स थे ब्रिटिश से उस पे वो टैक्स नहीं लगाते थे, कोई चार्जेस नहीं लगाते थे। और इंडियन जो गुड्स थे उस पे वो चार्जेस लगाने लगे, जो इंडिया से बाहर गुड्स जाते थे उस पर चार्जेस लगाने लगे। और जो वो क्या करने लगे, जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे फिर उसको मशीन से यूज़ करके वो चीज़ों को क्या करते थे, प्रोड्यूस करने का काम करते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल का मशीन से यूज़ करके वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने लगे। हैंडमेड चीज़ें क्या होती हैं, एज़ कम्पेयर टू मशीन मेड चीज़ों से वो कॉस्टली होती हैं, क्योंकि वो टाइम टेकन होती है, उसमें एफर्ट्स लगता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे वो क्या करने लगे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, उसको मशीन से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके टैक्स फ्री करके, बिल्कुल चार्जेस फ्री करके, टैरिफ फ्री करके इंडिया में लाया करते थे और इंडियन लोग को लो प्राइस पे बेचते थे एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो थी, जो हैंडमेड चीज़ें थी उनसे सस्ता करके बेचते थे, जिससे लोगों को क्या हुआ, उन मशीन मेड चीज़ों की आदत हो गई और वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हमारी थी वो डिक्लाइन करने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द ब्रिटिशर्स systematically destroy the Indian handicraft industry and forced to people indulge into agriculture system। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे और लोगों को फोर्स करते थे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएं और रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें, यानी कि कैश क्रॉप्स को क्या करें, प्रोड्यूस करें।
The basic motive of British rule behind the de-industrialization was twofold. ठीक है, हम उनका मोटिव क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, यानी कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो उसको क्यों बंद करना चाहते थे? टू कन्वर्ट इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, यानी कि वो इंडिया क्या करे, एक रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह काम करे ब्रिटेन के लिए। ठीक है, सिर्फ वो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करे, उसी के फार्मिंग हो, उसी का एग्रीकल्चर हो। टू डेवलप इंडिया एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, और वो क्या कर रहे थे, इंडिया में अपना एक मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करें वो हम इंडिया में सेल करें और इंडियन लोग क्या करें, उसे परचेज़ करें, ताकि हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो हमारी बिक भी जाए। इंडिया में बहुत बड़ा एक उनको मार्केट प्लेस दिखता था, तो उसको कैप्चर करने के लिए, अपना इंडिया में मार्केट डेवलप करने के लिए वो चाहते थे कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी या इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन कर जाएं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़, अब यहाँ पे टैरिफ पॉलिसीज़ की बात करते हैं जिसमें बहुत भेदभाव किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड, जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती थी। अब हम इसको बारे में देखते हैं। फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड, जो ब्रिटिश गुड्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश से या ब्रिटेन से आप कह सकते हैं गुड्स आते थे, उन पे क्या होते थे, अनरिस्ट्रिक्टेड होते थे, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे और वो टैरिफ फ्री होते थे। ठीक है, फ्री ट्रेड होते थे। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री से चीज़ों को बाहर भेजना। तो यहाँ पे टैरिफ फ्री कर दिया गया रॉ मटेरियल्स को, जो कि इंडिया से ब्रिटेन में भेजे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी ब्रिटेन में, उनको टैरिफ फ्री कर दिया गया, उन पे कोई चार्जेस नहीं लगाए गए फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। और यहाँ पे क्या है, हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे इन्होंने क्या किया, हैवी चार्जेस लगाए, हैवी ड्यूटीज़ लगाई, ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए पूरे इंडस्ट्री और मार्केट। ड्यू टू विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट लूजिंग इट्स प्राइड एंड प्लेस, और इसी वजह से जो हमारी एक हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उसकी जो एक पहचान थी, एक मार्केट में एक प्लेस था, वो क्या हुआ, होने लगा, डिक्लाइन करने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशीन मेड चीज़ें लाने लगे। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, उन्हें मशीन से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके यहाँ इंडियन मार्केट में लाके सेल करते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी कोई चार्जेस नहीं थे, और जो ब्रिटिश से चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी उस पर भी कोई चार्जेस नहीं थे, इस वजह से वो चीज़ें महंगी नहीं हुआ करती थी। और वहीं बात करें अगर हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की, तो पहले तो उन पे हैवी ड्यूटीज़ लगा दी गई उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और लोगों को फोर्स किया जाने लगा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएं, तो वहाँ पे उसके क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स कम हो गए हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के, और उस जो चीज़ें थी, जो मशीन मेड चीज़ें थी, वो एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट चीज़ें इसलिए सस्ती हुआ करती, क्योंकि उन पर कोई ड्यूटीज़ नहीं लगती थी, और हैंडीक्राफ्ट चीज़ों पर हैवी ड्यूटी लगाने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो यहाँ पर लोग हमेशा सस्ती चीज़ें खरीदना चाहेंगे, तो लोग मशीन मेड चीज़ों की तरफ चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, द प्राइड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइन व्हेन इट्स फेस टू कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब मशीन मेड प्रोडक्ट से उनका कंपटीशन हुआ तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। एज दे आर ऑफ लो कॉस्ट एंड ईज़िली अवेलेबल, क्योंकि जो मशीन मेड चीज़ें थी वो लो कॉस्ट की थी और ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी। इंडियन क्राफ्टमैन आर बिहाइंड द इसे कह सकते हैं, क्राफ्टमैन आर स्लो बिहाइंड द स्पीड ऑफ मशीन्स। अगर जो क्राफ्ट्समैन थे, जो हैंडमेड चीज़ें बनाते थे, अगर ऐसे लोग की बात करें तो मशीन के आगे उनका काम तो स्लो ही होगा, क्योंकि मशीन तो बहुत फास्ट काम करेगी। तो यहाँ पे उनका स्पीड क्या था, एज़ कम्पेयर टू मशीन स्लो होता था। देन
hence the only alternative available for them is to shut down their enterprises। इसलिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, उनको लॉस हो रहा था, बल्कि वो जो चीज़ें बना रहे थे उनमें जो उनका मटेरियल या इनपुट यूज़ हो रहा था, उसके भी पैसे उनके क्या हो रहे थे, वो नहीं निकाल पा रहे थे। तब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो बिज़नेस को और आगे चल के रन करें, तो उनको शट डाउन करना पड़ रहा था अपने इंटरप्राइजेस को। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अगर हम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि खुद टूल्स या फिर मशीन या इक्विपमेंट्स बनाया करती थी, इसलिए हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम यूज़ करके उसको क्या कर सकें, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवा सकें। तो हमारे यहाँ खुद ऐसी कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से हमारे उस टाइम की इंडस्ट्री क्या हो सकी, ग्रो नहीं कर सकी और डिक्लाइन कर गई। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर्थ द नेम। ठीक है, उस टाइम ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं था जिसका नाम हो। मोर ओवर ब्रिटिशर्स डोंट पे एनी अटेंशन इन प्रमोटिंग और सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री एज दे वांट इंडिया टू बी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ना इंडस्ट्रीज थी ऐसी, ना ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हों, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल क्या करे, वर्क करे, काम करे। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड के पैटर्न में कैसे चेंज आ गई। जब क्या हुआ, मशीन मेड जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलने लगी, लोग उसे परचेस करने लगे और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वो अट्रैक्ट होने लगे। नए कह सकते नए पहनावे, नए बोलचाल, ब्रिटिशर से लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। उनके जो कल्चर था, उनका जो पहनावा था, उससे लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए और वो भी वो चीज़ों को क्या करने लगे, अडॉप्ट करने लगे और वो चीज़ें वो अपने लाइफस्टाइल में लाने लगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि आज हमें देखिए, आज हम टी शर्ट, कोट, पैंट, ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम का ही रिज़ल्ट है जो आज हम ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग अपना जैसे कि जो इंडियन कल्चर था कि साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, उसे छोड़ के लोग क्या होने लगे, ब्रिटिश कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो ये क्या था, डिमांड में चेंजेस आ गए उस टाइम। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर स्टार्टेड टू अराइज इन द पब्लिक। अब ब्रिटिश कल्चर पब्लिक में क्या होने लगा, अराइज होने लगा एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया। और इसलिए इंडिया में क्या हुआ, न्यू क्लासेस इमर्ज हुए, यानी उभर के आए, विच वॉज कीन टू एडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, जो कि उत्सुक थे क्या करने के लिए, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। द चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट्स। और इसकी वजह से ही जो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड्स थी वो चेंज हो गई। मतलब कि लोग इंडियन प्रोडक्ट्स से अब क्या करने लगे, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करने लग गए। निगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ रेलवेज़। अब यहाँ रेलवेज़ की बात करें तो कैसे निगेटिव इम्फैक्ट लाता है। Although introduction of railway was one of the positive impact of colonial period, उस टाइम का आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि उन्होंने रेलवे सिस्टम लाया इंडिया में। बट एट दैट टाइम, उस टाइम की अगर हम बात करें, रेलवे प्रूव्स टू बी अ टेरर फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़। उस टाइम क्या हुआ था, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक टेरर की तरह उस काम कर रहा था, डर का एक विषय हो गया था। क्यों? ब्रिटिशर्स यूज रेलवे फॉर देयर बेनिफिट ओनली एज अ रिजल्ट साइज ऑफ मार्केट लोन कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्सपेंड वेयर हाई कॉस्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिगेन टू श्रिंक। उस टाइम वो क्या हुआ, उनकी जो ब्रिटिशर्स की जो मशीन मेड चीज़ें थी वो क्या होने लगी, वो उसको ड्यूटी फ्री कर देते थे, तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगी बिना किसी चार्जेस के। और जो हैंड मेड चीज़ें थी उस पर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए, ड्यूटीज़ लगा दिए,
जिससे उसका क्या होने लगा, प्राइस बढ़ने लगा और उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, लोग लो प्राइस की चीज़ें खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉस्टली, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मिडिल मैन्स होते हैं या पुअर लोग होते हैं। रिच कम्युनिटी शुरू से ही बहुत कम हुआ करती थी, तो यहाँ पे महंगी चीज़ों की डिमांड कम होती है और सस्ती चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो लोग कहाँ रिलाई करने लगे कि वेस्टर्न चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन करने लगी, श्रिंक करने लग गई। फॉरेन ट्रेड, अब हम फॉरेन ट्रेड की बात करें। सिंस एंशियंट पीरियड इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करें तब से अपना इंडिया क्या था, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। ठीक है, जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था पहले से ही, प्राचीन काल से। इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक सिल्क, फाइन कॉटन, टेक्सटाइल, एवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। जो हमारा इंडिया था वो किस लिए जाना जाता था, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐसे फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर यानी कि वो अपनी कंट्री से यहाँ चीज़ें बन के फॉरेन कंट्री में जाया करती थी, जो कि होता था आपका सिल्क हो गया, फाइन कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें क्या होती थी, अपने इंडिया से बन के फॉरेन कंट्रीज़ में जाया करती थी, क्योंकि वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको यहाँ की चीज़ें बहुत यूनिक लगती थी। वो यहाँ का जो वर्क होता था, हैंडमेड चीज़ें थी, वो बहुत ही यूनिक लुक देती थी। तो इस वजह से अपनी इंडिया की चीज़ों की क्या थी, प्रोडक्ट्स की पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। बट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश बॉट इट टू एन एंड। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, यानी भेदभाव वाली पॉलिसीज़ जो आई, जो कि अदर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने ऐसा किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को कम परचेस करने लग गए। द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन एक्सप्लेन बिलो। अब यहाँ पे कंडीशंस हम देखेंगे। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, गुड्स की बात करें, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कॉलोनियल रूल में क्या हुआ था, हमारा इंडिया एज अ रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह ब्रिटेन के लिए काम करता था, ब्रिटिश सरकार के लिए। सच एज सिल्क हो गया, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब के लिए वो प्रोड्यूस करता था, रॉ मटेरियल की तरह फॉर ब्रिटिश में भेजता था। विच आर ऑफ लो कॉस्ट एंड बिकम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स सच एज कैपिटल गुड्स, वुलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ्स एंड अदर मशीन मेड प्रोडक्ट्स। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार हम लोगों से ये चीज़ें लेके जाती थी और मशीन मेड चीज़ों से इसको क्या करती थी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके लो प्राइस पे सेल किया करती थी। विच आर ऑफ हाई कॉस्ट, और ये क्या था, मतलब कि वो हम लोगों से रॉ मटेरियल जो लेके जाते थे वो तो सस्ते में लेके जाते थे, बट वो जो चीज़ें आउटपुट ले आ रहे थे, यानी कि फिनिश गुड्स ला रहे थे, वो तो एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें रॉ मटेरियल, वो तो महंगे हुआ करते थे, तो वो हाई कॉस्ट पे उसको सेल किया करते थे। ड्यू टू दिस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और इस वजह से हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या होने लगी, डिक्लाइन करने लगी। मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स का मोनोपोली, यानी कि पूरे मार्केट में सिर्फ ब्रिटिश ही क्या करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे या फिर शासन करना चाहते थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल और इंडियन ट्रेड पॉलिसी। कॉलोनियल पीरियड के टाइम ब्रिटिश ने क्या किया, अपना मोनोपोली कंट्रोल स्थापित कर लिया इंडिया में। ठीक है, अपना एकमात्र आप कह सकते हैं मार्केट में अपना प्लेस बना लिया। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। और क्या था, जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड था वो ब्रिटेन के लिए हो गया, यानी कि 50%, ये देखिए 1/2 है ना, तो 50% ट्रेड क्या होता था इंडिया, सिर्फ मतलब चीज़ें क्या होती थी इंडिया से ब्रिटिश के लिए अगर जाती थी, ब्रिटेन के लिए जाती थी, तो 50% में बाकी जो कंट्रीज़ थी लाइक चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, सिलोन हो गया, आयरन हो गया, मतलब ईरान हो गया, पर्सिया हो गया, ये सब चीज़ें बाकी
ट्रेड क्या होता था, इन लोगों से होता था। मतलब मेजॉरिटी कहाँ जा रही है, मेजॉरिटी जा रही है ब्रिटिश के पास, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती थी। हमारा मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होता था वो किससे हो रहा था, हमारा ब्रिटेन सरकार से हो रहा था। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल इज इन 1869, ठीक है। स्विस कैनल था एक जिसको 1869 में ओपन किया गया था, जो कि क्या किया, प्रोवाइडेड डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन टू इंडिया। जहाँ पे क्या होने लगा, सब ये था एक ऐसे एक मिनट ऐसे करके एक था वो स्विस कैनल, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे एक रूट दिया गया ब्रिटेन को कि वो इंडिया से चीज़ों को क्या करे, ब्रिटेन में डायरेक्ट सप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसको सी रूट मिल गया, ठीक है, समुद्र का रास्ता मिल गया, तो और चीज़ों को, गुड्स को क्या कर सका, इजली इंडिया से ब्रिटेन में ट्रांसफ़र कर सका। स्विस कैनल, इट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवे running from north to south across the isthmus और स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट से क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि नॉर्थ से साउथ में क्या कर रहा है, जाता है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ कैनल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज नाउ देयर इज़ नो नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो रूट था ओपन कर दिया गया, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी बहुत ज़्यादा, वो क्या हो गई, वो कम हो गई। तो यहाँ पे अब उनको अफ्रीका के साइड सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टैरिफ फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन whereas heavy duty was placed on the export of Indian handicraft products which increased their price in the market। अब इसमें क्या हुआ, जो टैरिफ फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि यहाँ से अगर इंडिया से चीज़ें ब्रिटेन में जा रही हैं तो उस पर भी कोई चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं, और अगर ब्रिटेन से चीज़ें यहाँ इंडिया में इंपोर्ट की जा रही हैं तो उस पर भी चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं। और यहाँ से अगर इंडियन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अगर हैंडमेड चीज़ें बाहर जा रही हैं तो उस पर भी हैवी चार्जेस लगाए जा रहे थे, और अगर कोई चीज़ें अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया जा रहा है किसी और कंट्री से तो उस पर भी क्या कर रहे थे, हैवी चार्जेस लगा रहे थे, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हैंडमेड चीज़ों की प्राइस बढ़ गई और जो ब्रिटेन से चीज़ें आती थी वो लो प्राइस पे होती थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोग मशीन मेड चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लगे, ब्रिटिश चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लगे, और इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन करने लगी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कॉलोनियल रूल में क्या क्या होता था, कि कॉलोनियल रूल क्या है, जहाँ पे एक रूरल कंट्री दूसरी कॉलोनी कंट्री को क्या करती है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करती है, वहाँ पे कौन से रूल्स होंगे ये डिसाइड करती है। और हमारे यहाँ ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो आके रूल की थी 200 ईयर्स के लिए, और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को ख़त्म करके गई थी, काफ़ी नुकसान पहुंचा के गई थी, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत नुकसान पहुंचा के गई थी। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान करके गई थी हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने, ठीक है। इंडियन लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया था, और उस टाइम जो हमारी हैंड क्राफ्ट चीज़ें थी वो डिक्लाइन कर गई। एग्रीकल्चर में भी हम लोग को बहुत लॉस फेस करना पड़ा, जो हमारे फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए ब्रिटेन सरकार में, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 का पार्ट 2, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, और ब्रिटिश ने किस तरीके से हम लोग को एक्सप्लॉइट किया था। हमारे एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंस के पहले क्या हालत थी एग्रीकल्चर की, हम लोग को फोर्स किया जा रहा था कि हम लोग कैश क्रॉप्स क्या करें, ग्रो करें, और उसको क्या कर रही थी, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने यहाँ क्या करती थी, उसको एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है। जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते थे उसे अपनी कंट्री में वो एक्सपोर्ट करती थी, फिर मशीन्स का यूज़ करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया में क्या करती थी, इंडिया में सेल करती थी।
और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ थी उस पे भी बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि उस पे हैवी चार्जेस उन लोग लगाने लगे और अपनी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे उसको ड्यूटी फ्री कर दिया उन लोगों ने। और रेलवेज़ लेके आए थे वो लोग ताकि उनके प्रोडक्ट्स ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा सकें, और वो सी रूट के थ्रू भी वो क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ इंडिया का। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग को किस लिए फोर्स करती थी कि ताकि हम लोग कैश क्रॉप्स क्या करें, ग्रो करें, यानी कि ऐसे क्रॉप्स ग्रो करें जिससे क्या हो, रॉ मटेरियल का उन लोग यूज़ कर सकें एज अ रॉ मटेरियल और अपनी कंट्री लेके जाते थे। उससे क्या होता था, जो चीज़ें बाहर इंपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, तो उससे हमें क्या होगा, रेवेन्यू मिलेगा। मतलब कि जब इंडिया कोई चीज़ अपनी कंट्री से बाहर सेल करेगा तो उसको बदले में रेवेन्यू तो मिलेगा ही। तो जब इंडिया सेल करता था तो उसको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता था, बट उस रिवेन्यू का वो यूज़ अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं कर पाता था। ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया हैज़ अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, एक्सपोर्ट करने की वजह से उसके पास क्या हो गया, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी एक्सपोर्ट की वजह से उसको ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त होती थी। बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डज नॉट गिव एनी पुट टू इंडियन इकोनॉमी। बट फिर भी क्या था, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडियन इकोनॉमी को पुश करने में कोई हेल्प नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो सरप्लस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस लिए यूज़ करती थी, नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई लड़ाई करती है या युद्ध करती थी तो उसमें जो उसका एक्सपेंसेस होता था उसको मीट करने के लिए वो उस रेवेन्यू का यूज़ किया करती थी। टू मेक पेमेंट ऑफ ऑफिस सेटअप ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, और जो ऑफिस सेटअप उन लोगों ने किया हुआ था इंडिया में, उसके जो एक्सपेंसेस थे उसको निकालने के लिए उस रेवेन्यू का यूज़ किया करती थी। टू मेक ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यानी कि सर्विसेज का ट्रेड करने के लिए क्या करती थी वो, जो सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस था उसका यूज़ करती थी। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि किसी कंट्री का क्या है, इसमें आता है टू स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन सच एज एज हो गया, सेक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन लेवल किसी कंट्री कैसी है, इनकम लेवल कैसी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब किस में आता है, आपका डेमोग्राफिक कंडीशंस में आती है, जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में किसी कंट्री के स्टडी किया जाता है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अगर हम बात करें कॉलोनियल सिस्टम के बारे में, तो जब हम लोग के यहाँ कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम हमारे यहाँ बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बर्थ रेट कैसे मेज़र किया जाता है, बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। पर 1000 इन अ ईयर कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, इससे क्या होता है, बर्थ रेट मेज़र किया जाता है। सेम अगर हम बात करें, सिमिलरली डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। पर 1000 एक पर्सन इन ईयर कितने लोग मरते हैं, 1000 पे अगर बात करें तो उसको कम मेज़र किया जाता है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई। अगर हम बात करें बर्थ रेट एंड डेथ रेट की, तो कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस टाइम डेथ रेट क्यों ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि लोगों का क्या था, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। अगर लोगों को कोई बीमारी हो जाती थी तो वो उससे मर जाते थे, उसका इलाज या फिर कह सकते हैं आप क्योर उनके पास नहीं था ना। उस टाइम इतनी वैक्सीन्स वगैरह आई थी, तो लोगों को अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो लोग उससे ही मर जाते थे। फर्स्ट स्टेज, अगर स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट दोनों था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। जब स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे रन कर रही है, मतलब बिल्कुल डेवलप नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम समझ सकते हैं आप, बस नाम भर की इकोनॉमी है।
तो यहाँ पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। और फिर सेकंड स्टेज की बात करें तो हाई बर्थ रेट हो गया था और लो डेथ रेट, यानी कि लोग कम मर रहे थे और उनकी बर्थ रेट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो यहाँ इनिशियल स्टेज था ये, ठीक है, मतलब कि अभी डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा होना इंडिया में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड स्टेज से बात करें तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी। अब थर्ड स्टेज की बात करें तो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया है और यहाँ पे डेथ रेट भी कम हो गया है। डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी तो अभी इंडिया नहीं है लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, बर्थ रेट भी कम हो गया है और डेथ रेट भी कम हो गया है। तो यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ इंडिया क्या कर रही है, बढ़ रही है। लो लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता बहुत कम थी, यानी कि लोग उस टाइम पढ़े लिखे बहुत कम थे, बहुत कम ही क्या होते थे, लोग पढ़े लिखे पाए जाते थे, ठीक है। अगर हम लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी रेट की, तो उस टाइम कितना था, लेस देन 60% लिटरेसी थी, ठीक है। 16% से भी कम लोग लिटरेट थे, यानी कि एजुकेटेड थे। मोर ओवर द फीमेल लिटरेसी रेट अबाउट 7%, और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 7% महिलाएं ही कह सकते हैं आप क्या थी, एजुकेटेड थी। उस टाइम एजुकेशन को बिल्कुल वैल्यू नहीं की जाती थी और लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर हम इन्फेंट यानी बात करें जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अभी हाल ही में पैदा हुए रहते हैं, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं। तो उनकी जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि उनको छोटे बच्चों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम उतना केयर नहीं मिल पाता था। अगर उन्हें कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए होती थी तो वो नहीं प्रोवाइड की जा पा रही थी, इस वजह से वो क्या होते थे, वो मर जा रहे थे। तो ऐसे बच्चे जो 1 साल से मतलब कम एज के होते हैं, ठीक है, जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए हैं, कुछ महीनों के होते हैं, वो इन्फेंट में आते हैं। तो उनकी जो डेथ रेट की अगर हम बात करें तो 218 पर 1000, ठीक है, बिफोर 1921 के पहले कितनी थी, 2018 पर 1000, ठीक है, 218 पर 1000 बच्चे क्या हो रहे थे, मर जाते थे। ये आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, उस टाइम हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही ख़राब थी, कोई मेडिसिन्स या फिर क्योर और इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी इक्विपमेंट्स कुछ नहीं थे। इस वजह से लोग सरवाइव ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते थे अगर उन्हें कोई डिसीज़ हो जाता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता था कि उन्हें डिसीज़ कौन सा है और उसका क्योर क्या करना है। तो इस वजह से उस टाइम डेथ रेट ज़्यादा हुआ करती थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, उस टाइम लाइफ की एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो बहुत कम हुआ करता था। लोग क्या होते थे, ड्यू टू पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वाज लो एज 32 ईयर्स। 32 ईयर्स तक आप कह सकते हैं लोग जीवित रह पाते थे या फिर उनकी लाइफ ऐसे माना जाता था। वेयर एज पर द लेटेस्ट WHO डाटा पब्लिश इन 2018, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है, 2018 में उसने डाटा पब्लिश किया है। द करेंट ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 68.8 ईयर्स। अब हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68.8 ईयर्स तक है, और वहीं कॉलोनियल रूल की बात करें तो सिर्फ 32 ईयर्स थी। ये WHO की रिपोर्ट है आपकी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, उस टाइम गरीबी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियंस को बहुत एक्सप्लॉइट करती थी, और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल डिक्लाइन कर चुकी थी। और उन्होंने क्या किया था, अपने लिए रॉ मटेरियल जो बनवाते थे, वो जो एक्सपोर्ट करते थे, उसका जो रिवेन्यू आता था वो अपने लिए उसको यूज़ किया करते थे, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। अगर वो वॉर करते थे तो उसके लिए यूज़ करते थे, अपने ऑफिस के लिए यूज़ किया करते थे। तो अपने लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उस रिवेन्यू का यूज़ करी थी, ना कि इंडिया के लिए, तो अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज़ किया करती थी। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया फेस द कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉवर्टी, पर कैपिटा कंजप्शन वाज वेरी लो। उस टाइम पर कैपिटा कंजप्शन क्या था, बहुत ही लो था। The overall standard of living common people of India was very low। उस टाइम इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही क्या था, बेकार था, या फिर आप कह सकते हैं निम्न स्तर का था।
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या आता है, इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं उसमें जो लोग काम करते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का उस टाइम क्या हो गया था, जब कॉलोनियल पीरियड था तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था या फिर करवाया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो एज कॉलोनियल गवर्नमेंट एम एट मेकिंग इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी, इंडिया एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन जाए, ठीक है, सप्लायर बन जाए रॉ मटेरियल का, वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे। तो एज अ रिज़ल्ट अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। उस टाइम 72.7% लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में इंगेज थे इंडिया में, ठीक है। एज द इनकम जनरेशन रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लो, और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उससे जो इनकम होती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर क्या है, बहुत ही लो होती है। दिस प्रीडोमिनेंस रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, और ये जो प्रीडोमिनेंस था यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डोमिनेंस था इंडिया पे, 72.7% लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में इंगेज थे। इनका जो डोमिनेंस था वो क्या कर रहा था, वो इंडिया की इकोनॉमी को बैकवर्डनेस की तरफ ले जा रहा था, ठीक है, वो ग्रो नहीं करने दे रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक रहा था। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज सेट टू बी बैलेंस व्हेन ऑल द थ्री सेक्टर्स, जो थ्री सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्शरी सेक्टर हो गया है, आर इक्वली डेवलप्ड। अगर इक्वली डेवलप्ड होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है। बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनली प्राइमरी सेक्टर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन उस टाइम इकोनॉमी की, तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर क्या था, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, रोजगार का मुख्य जरिया क्या था, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर था। वेयर एज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, और वहीं सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर थे वो इन्फेंट थे, मतलब कि अभी जस्ट उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया था, मतलब अपने इनिशियल स्टेज पे थे, बिगनिंग में थे। और मेन जो आप कह सकते हैं बर्डन था किस पे था, प्राइमरी सेक्टर था, जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स था उस टाइम। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, इट रेफर टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ लाइक बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाईज एक्सेट्रा नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए ऐसी फिज़िकल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरी होती हैं, जैसे बिजली हो गया है, रोड हो गया है, ये सब चीज़ें क्या है, किसी इकोनॉमी को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर किसी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, ईज़िली अच्छे से ट्रेड कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाएगा, तो उसी कंट्री में जो चीज़ों की कमी है उसको भी वो क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, या तो अपनी कंट्री से बाहर चीज़ें सेल कर देगा तो उससे वो रिवेन्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है। और जो पावर है यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, सप्लाईज वगैरह हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, ये भी क्या करती हैं, ये भी किसी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी कंट्री का। आपका कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा आपकी कंट्री उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेवलप होगी। The state of infrastructure was very poor during colonial period. colonial period के टाइम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेस था वो क्या था, बहुत ही ख़राब था हम लोग का। Although some efforts were taken by the British government, जबकि कुछ एफर्ट्स जो क्या थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए। लाइक उन्होंने रोड्स बनाने लगे, वो रेलवे को लेके आए थे, तो ये सब कुछ था। तो इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी, रेलवे, पोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ
roads etc. so that it can serve economic benefit to them. बट ये ऐसा नहीं था कि वो इंडिया के लिए कुछ करना चाह रहे थे या इंडिया के लोगों के लिए उनको प्यार उमड़ गया था इस वजह से वो रोड्स या फिर रेलवेज बना रहे थे. नहीं, वो अपने क्या कह सकते हैं बेटरमेंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो ये सब चीज़ें बनाते थे ताकि उनको वो क्या कर सकें, वो ईज़िली एक जगह से दूसरे जगह अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकें. यानी कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो ईज़िली ब्रिटेन में भेज सकें ताकि उससे क्या हो सके, उन लोग फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करके दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर सकें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम थोड़ा अच्छे किया. द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड हियर. ठीक है, रेलवे की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन, कितने में आया था रेलवे इंडिया में, 1850 में. ये आपको याद रखना है. 1850 में ब्रिटेन ने क्या किया था, अपने यहाँ इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था. इट हेल्प टू रिमूव जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर इन द इकोनॉमी. और ये जो हमारे कल्चरल में जियोग्राफिकल या फिर कल्चरल जो बैरियर्स थे उसको हटाने में क्या हुआ, ये हेल्प किया, सहायक बना. Although the benefit of railway was mostly restricted to Britishers during colonial period, जबकि इसका जो मेन बेनिफिट था, कौन इसका यूज़ कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही थी. बट इट ऑल्सो हेल्प द डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. बट ये क्या हुआ, इंडिया को भी डेवलपमेंट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में भी एक कहीं ना कहीं रोल प्ले किया था. Roads. The constructions of roads during colonial rule was very limited due to scarcity of fund. उस टाइम क्या था, रोड्स बहुत कम डेवलप हुए क्योंकि हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में फंड्स नहीं थे, फंड्स की कमी थी, स्कैरसिटी ऑफ फंड्स. द रोड्स दैट वर built primarily served the interest of mobilizing the army, shifting of raw materials so that they can be transported to Britain via post. तो मेन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रोड्स भी ब्रिटेन ने या ब्रिटिश सरकार ने वही बनाए थे जो उसको हेल्प करे. ठीक है, जो उसकी आर्मी को या फिर जो उसके लोग थे उन लोग को एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट होने के लिए हेल्प कर सके, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर सके. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर जिससे एयर के थ्रू अगर हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू जा रही हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट हो गया. वाटर यानी सी रूट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट्स. पोर्ट्स क्या है, बंदरगाह. ठीक है, जहाँ पे डॉक्स जो होते हैं, जहाँ पे शिप आके रुकती है वो हमारा पोर्ट होता है. तो पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एंड एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए मेजर्स, कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए. बट द डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट. बट इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो अभी भी बहुत ही दूर थी. एक सेटिस्फैक्ट्री मेज़र की बात करें तो अभी भी इंडिया बहुत पीछे था डेवलपमेंट के मामले में. कम्युनिकेशन की बात करें, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन. उस टाइम पॉपुलर क्या थे, किसके थ्रू आपका कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता था, तो पोस्ट के थ्रू होता था या टेलीग्राफ्स के थ्रू क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था. ये उस टाइम पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन थे, कम्युनिकेशन का मुख्य साधन थे. द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स. और जो इलेक्ट्रिक आपका कम्युनिकेशन था वो बहुत ही उस टाइम हाई कॉस्ट उसका आता था. और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि लॉ और ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके, जो कि ब्रिटेन या फिर आप कह सकते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे. उन लॉ ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम का यूज़ होता था. डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पज, द पोस्टल सर्विस रिमेन ऑल्दो इनएडिक्वेट. और उस टाइम पोस्टल सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं थी अगर बात करें हमें अगर पब्लिक पर्पस से यूज़ करने की. तो
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस क्या थे इंडिया के लिए। तो पहले क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ठीक है। तो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था, 1850 में, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। Britisher introduced railway so that they can transport their products and the raw material easily from one place to another. But in post-colonial period, railway turned out to be key factor of the economy. अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ने किस लिए बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेलवे क्यों लाया था, ताकि वो जो रॉ मटेरियल है उसको ईजिली वो ब्रिटेन में क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें और वहाँ से जो गुड्स हैं उसको यहाँ पे ला सकें इंडिया में। तो इसलिए उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। बट आज़ादी की बात करें उसके बाद हम लोग को रेलवे क्या किया, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाया या मुख्य रोल क्या कह सकते हैं, प्ले किया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उस टाइम हमें पता चला कि हमें रॉ मटेरियल का यूज़ करके हमें फिनिश गुड्स बनाना होता है और हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बाहर कंट्री में सेल कर सकते हैं। तो मतलब कि एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन करने में भी एक हेल्प किया। अंडर प्री कॉलोनियल पीरियड फार्मर ग्रो क्रॉप जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज। मतलब खुद के लिए वो क्या करते थे, खुद के पालन के लिए विलेजर्स जो थे, फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे। बट फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मर्स इन द मार्केट। पहले वो खुद के खाने के लिए जो बार्टर सिस्टम था उसमें क्या होता था, खुद के यूज़ के लिए वो फूड्स को ही क्या करते थे, ग्रो किया करते थे। बट जब कॉलोनियल सिस्टम आया तो उन्होंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या किया, एग्रीकल्चर का यूज़ किया। तो यहाँ पे उन्होंने नई नई अपॉर्चुनिटी क्या की, जनरेट की लोगों के लिए। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अगर हम बात करें तो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे, चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, उसने करेंसी लेके आया, मॉनेटरी सिस्टम लेके आया, मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो इंडिया में फिर वो चलने लगी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉलोनियल गवर्नमेंट आयन India left a legacy of efficient system of administration which served to be ready-made for our economic and political planner। और यहाँ पे हम लोग को कैसे लोगों को रूल करना चाहिए, कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने की वजह से हमें इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो गया और जो हमारे पॉलिटिकल प्लानर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की नॉलेज हो गई और वो उनके जाने के बाद कोई सिस्टम या फिर जो हमारे यहाँ इंडिया में अभी सिस्टम चल रहा है उसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही क्या हुआ, उससे इन सब चीज़ों की नॉलेज मिली। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये समरी थी कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। कॉलोनियल रूल, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जमींदारी सिस्टम पढ़ा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, लैक ऑफ कैपिटल goods industries, change in pattern of demand, negative effect of railways, foreign trade, exporters of primary products and importers of finished goods, monopoly control on the trade by Britishers, economic exploitation, demographic conditions, high birth rate and death rate। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। लो लिटरेसी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके साथ ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का ख़त्म होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और इसको
इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अपने नोटबुक में लिख के रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।